Hello and welcome to the Nursing Mantra, a helping hand for all aspiring nurses. Today we are back with a new video that is a nursing care plan on myocardial infarction. तो आज हम जानेंगे कि हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाले पेशेंट को क्या केयर देंगे एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता क्या है? सी, मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या है? इसे हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो हार्ट मसल टिश्यूज़ हैं उनकी डेथ हो जाना, जिससे कि एक टर्म से डिनोट या किया जाता है या बोला जाता है, दैट इज़ नेक्रोसिस। मतलब हार्ट मसल टिश्यू की डेथ होना। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हार्ट मसल टिश्यू को प्रोलॉन्ग टाइम से ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है कि जो हार्ट मसल टिश्यू को ब्लड सप्लाई कर रही हैं कोरोनरी आर्टरीज, उनका ब्लॉकेज हो जाना, जिसकी वजह से अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाना, जो कि हार्ट अटैक कॉज कर सकता है। दैट इज़ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसे हम एमआई या मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं। अब इसके कॉजेज़ क्या जान लेते हैं, क्या होते हैं। तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? देखो, सबसे पहले एथीरोस्क्लेरोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरीज, एथीरोस्क्लेरोटिक प्लेक का डिपोजिशन हो जाना, बिल्डअप ऑफ फैटी प्लेक्स नैरो आर्टरीज। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? आर्टरी का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि वहाँ पे प्लेक फॉर्मेशन हो गया है। तो ब्लड सप्लाई अल्टीमेटली जितनी होनी चाहिए थी उतनी होगी नहीं। ठीक, प्लेक रप्चर्स ट्रिगर्स एंड क्लॉट फॉर्मेशन अकर्स। देखो, प्लेग जो होगा ना, वो आर्टरी वॉल को क्या करेगा? रप्चर करेगा, और रप्चर करेगा तो डैमेज होगा, तो फिर वहाँ क्लॉट फॉर्मेशन होगा, दैट इज़ कॉल्ड थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस होगा तो सडन आर्टरी ब्लॉकेज हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो कट हो जाएगा, और फिर वही नेक्रोसिस वाली कंडीशन बनेगी, जो कि अल्टीमेटली हार्ट अटैक कॉज करेगी। तो ये होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये होता है इसके कॉमन कॉजेज। अब हम जानेंगे कि हम क्या केयर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द केयर प्लान, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आपको वीडियोस इंटरेस्टिंग लगती हैं, अच्छी लगती हैं और हेल्पफुल लगती हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। एंड लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो पेशेंट आइडेंटिफिकेशन डेटा, सबसे पहले उसका आइडेंटिफिकेशन डेटा, फिर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लेंगे हम। उसके बाद हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, इसमें फैमिली चार्ट ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम बनाएंगे फैमिली ट्री, दैट इज़ पेडिग्री चार्टिंग। ठीक, इसके बाद हम आ जाते हैं हिस्ट्री ऑफ इलनेस में। हिस्ट्री ऑफ इलनेस में हम पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री और प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री लेते हैं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट है ये कि अगर पेशेंट की कोई हिस्ट्री है, प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री है, तो आप लो, अदरवाइज आप इसे ब्लैंक छोड़ दो। अब यहाँ पे प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री कैसे लिखनी है वो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। देखो, जैसे अ 40-year-old मेल विद हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन एंड स्मोकिंग प्रेजेंट्स with 2 hours of severe chest pain radiating to the left arm. Symptoms include shortness of breath and sweating. No prior history of heart disease. या आप ऐसे प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री लिख सकते हो। इसके बाद आप चीफ कंप्लेंट्स कैसे लिखोगे? देखो, चीफ कंप्लेंट्स कैसे लिखा है हमने। सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर क्रशिंग सेंट्रल चेस्ट पेन फॉर 2 hours, 2 घंटे से ऐसा हो रहा है। पेन रेडिएटिंग टू लेफ्ट आर्म एंड जॉ, लेफ्ट आर्म और जॉ में पेन रेडिएट हो रहा है, मतलब वहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक, एसोसिएटेड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फॉर 1 hour, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है पिछले 1 घंटे से। प्रोफ्यूज स्वेटिंग, डायफ्रेसिस जिसे बोलते हैं, वो 1 घंटे से हो रहा है। नोजिया एंड फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम फॉर 30 minutes, नोजिएटेड फील कर रहा है पेशेंट पिछले 30 मिनट से। तो ये सब हो जाएंगी एक मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाले पेशेंट की चीफ कंप्लेंट्स। अब ये कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप पेशेंट की कंडीशन को असेस करके लिख रहे हो तो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ ऐड भी हो सकता है, अदरवाइज इसमें से कुछ की चीफ कंप्लेंट्स कम भी हो सकती हैं। इसके बाद आते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में। फिजिकल एग्जामिनेशन में वही जनरल अपीयरेंस, मेंटल स्टेटस, पोस्चर। और ये जो फिजिकल एग्जामिनेशन हमने बनाया है ये अकॉर्डिंग टू एमआई पेशेंट ही बनाया है, तो इसमें जितने भी चेंजेस हैं वो एक एमआई पेशेंट के अकॉर्डिंग है, तो आप इसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो फॉर योर नर्सिंग केयर प्लान्स। ठीक है, इसके बाद स्किन कंडीशंस, हेड एंड स्काल्प, आइज़, ईयर, नोज, माउथ एंड फेरिंग्स, देन नेक, चेस्ट एंड एब्डोमेन। अब चेस्ट में देखो हार्ट है एक ऑप्शन में, तो हार्ट में क्या है? S1 एंड S2 ऑडिबल, नो मर्मर्स एंड टैकीकार्डिया प्रेजेंट। ये सब चेंजेस ये हार्ट में आपको देखने को मिले हैं। इसके बाद आ जाते हैं एक्सट्रीमिटीज़ पे, बैक पे और जेनिटल और रेक्टम पे। तो अगर नेसेसरी है तो जेनिटल रेक्टम का करना एग्जामिनेशन, अदरवाइज लीव इट। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। और अगर आप मेल पेशेंट ले रहे हो तो वजाइनल डिस्चार्ज वाला कॉलम आप हटा सकते हो। ठीक, आ जाते हैं वाइटल साइंस पे। वाइटल साइंस में क्या है? टेम्परेचर क्या है? नॉर्मल है। पल्स रेट, टैकीकार्डिया ड्यू टू पेन। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट क्या है? माइल्डली एलिवेटेड है, बढ़ा हुआ है। ब्लड प्रेशर एलिवेटेड है, ठीक है, पेन की वजह से। O2 सैचुरेशन क्या है? माइल्डली डिक्रीज्ड है, ठीक है, थोड़ा सा कम है। अब आ जाते हैं लैब इन्वेस्टिगेशन पे। लैब इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हमने क्या देखा? ट्रोपोनिन 1 हमने करवाया। ट्रोपोनिन क्या होता है? ट्रोपोनिन एक प्रोटीन है, ठीक है, और अगर ये मार्केटली एलिवेटेड आया है तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम या कुछ दिक्कत रिलेटेड टू हार्ट है पेशेंट को। ठीक है, फिर CKMB, ये क्रिएटिन
काइनेस का टेस्ट होता है, ठीक है। ये क्या है, ये तभी आपका एलिवेटेड मिलेगा जब कोई मायोकार्डियल टिश्यू का डैमेज हुआ होगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम ईसीजी पे। ईसीजी पे आप ईसीजी का आप पेशेंट वैल्यू नॉर्मल वैल्यू में मत लिखना, ठीक है। ईसीजी को आप लिखना दैट ईसीजी ऑफ दिस पर्टिकुलर पेशेंट वाज कंडक्टेड एंड एसटी सेगमेंट वाज एलिवेटेड इन V2 एंड V5, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हो इस चेंज को, ईसीजी को इसमें आप एक लाइन में लिख सकते हो, ठीक है। रादर देन आप पेशेंट वैल्यू नॉर्मल वैल्यू और रिमार्क में लिखो, ऐसे मत लिखना, ठीक है। अब इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि सजेस्टिव ऑफ एंटीरियर वॉल ऑफ एमआई, तो आप ऐसे करके लिख सकते हो, ओके। इसके बाद सीबीसी करवाया तो हीमोग्लोबिन जो है पेशेंट का नॉर्मल है, डब्ल्यूबीसी माइल्ड ल्यूकोसाइटोसिस है, प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है, सीरम क्रिएटिनिन नॉर्मल है, रैंडम ब्लड शुगर करवाया अपर नॉर्मल लिमिट पे है, मतलब हाइपरग्लाइसीमिया पॉसिबल हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। फिर लिपिड प्रोफाइल कराया, एलिवेटेड मेजर रिस्क फैक्टर है, ठीक है। लिपिड प्रोफाइल मतलब एलडीएल बढ़ा हुआ है और एचडीएल क्या है, कम है। एचडीएल जो होता है वो होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एलडीएल होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, एचडीएल को, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। अगर एलडीएल बढ़ा हुआ है इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्लेक फॉर्मेशन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर लिपिड प्रोफाइल टोटल कोलेस्ट्रॉल करवाया तो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में आ रहा है, जिसकी वजह से मोस्टली इस पेशेंट को जो हार्ट अटैक हुआ होगा वो इसी वजह से आया होगा। प्लेक फॉर्मेशन होने का मोस्ट कॉमन रीज़न यही रहा होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं मेडिकेशंस पे। मेडिकेशन में हमने पेशेंट को दिया एस्पिरिन। अब एस्पिरिन क्या है, एंटी प्लेटलेट ड्रग है, ठीक है। वो प्लेटलेट एंटी प्लेटलेट ड्रग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि देखो जब प्लेक रप्चर करेगा ब्लड वेसल्स को तो एकदम से क्लॉट फॉर्मेशन होगा, क्लॉट फॉर्मेशन होगा तो एकदम से कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूड हो जाएगी, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए एस्पिरिन दे रहे हैं। फिर क्लोपिडोग्रल दे रहे हैं। क्लोपिडोग्रल क्या है, प्रिवेंट्स फर्दर क्लॉटिंग, P2Y12 इनहिबिटर है, प्रिवेंट्स फर्दर क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, ठीक है। और अटोरवास्टैटिन क्या करता है, लोअर्स एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ये क्या होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को कम करता है, ठीक है। ये 3 ड्रग्स जो होती हैं ये इमरजेंसी ड्रग्स भी बोली जाती हैं, हर पेशेंट को कैरी करनी चाहिए और वैसे भी लोगों को कॉमनली कैरी करनी चाहिए। अगर किसी को आप देख रहे हो कि हार्ट अटैक वाले सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसे आप चबा के खाने के लिए बोल सकते हो कि अगर वो चबा के खा लेगा तो जो एक नॉर्मल फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है एक एमआई पेशेंट का, जब वो हॉस्पिटल सेटिंग में एंटर करता है वो आपने उसे वहीं दे दिया तुरंत की तुरंत, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रल और अटोवास्टैटिन, ठीक है। इसके बाद आता है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन हम सबलिंगुअल लेते हैं जो वासोडाइलेशन करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। मॉर्फिन दिया, एनाल्जेसिया है मॉर्फिन, ठीक है। मीटोप्रोलोल बीटा ब्लॉकर है, एंटी हाइपरटेंसिव, ठीक। इसके बाद हेपरिन दिया है, एंटी कोएगुलेंट है, ठीक है, कोएगुलेशन ना हो, ठीक, इसकी वजह से हमने हेपरिन दे दिया। इसके बाद ऑक्सीजन क्या है, क्योंकि हमने देखा SpO2 कम था इसलिए हमने पेशेंट को ऑक्सीजन भी दे दिया। इसके बाद हम आ जाते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस में। नर्सिंग डायग्नोसिस में हमने देखा acute pain related to myocardial ischemia as evidenced by patient's report of severe chest pain radiating to left arm. नेक्स्ट है एंजाइटी रिलेटेड टू थ्रेट ऑफ डिसीज एज एविडेंस्ड बाय रेस्टलेसनेस एंड वर्बलाइज्ड फियर। अब देखो इसमें जो सेकंड है ना, दिस इज़ वेरी कॉमन, इसलिए मैंने ये वाला नर्सिंग डायग्नोसिस एक्सप्लेन नहीं किया है, मैंने थर्ड और फोर्थ एक्सप्लेन किया है, दैट इज डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू इम्पेयर्ड मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड रिस्क फॉर डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉकेज। लास्ट में इनफेक्टिव कोपिंग रिलेटेड टू सिचुएशनल क्राइसिस, ये सब कॉमन डायग्नोसिस होते हैं, तो इसलिए मैंने मेन डायग्नोसिस एक्सप्लेन किए, तो आप भी वही यूज़ करना, ठीक है। और उसी ऑर्डर में नर्सिंग डायग्नोसिस में लिखना भी, एंजाइटी को नीचे डालना, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं असेसमेंट पे। सबसे पहला आप नर्सिंग डायग्नोसिस देख लेते हैं, तो अक्यूट पेन रिलेटेड टू मायोकार्डियल इश्कीमिया एज एविडेंस्ड बाय पेशेंट्स रिपोर्ट ऑफ सीवियर चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू लेफ्ट आर्म। सब्जेक्टिव डेटा में पेशेंट क्या बोल रहा है कि सीवियर क्रशिंग पेन हो रहा है सेंटर ऑफ द चेस्ट में, और वो पेन जो है ना वो रेडिएट हो रहा है, मतलब वो बढ़ रहा है पेन, और किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट आर्म की तरफ जा रहा है। ऑब्जेक्टिव डेटा में आप देखोगे पेशेंट पेल है, स्वेटी है, टेकीकार्डिया देखने को मिल सकता है, ठीक है, और बीपी एलिवेटेड मिलेगा 150/90 mm/Hg। ईसीजी क्या शो कर रहा है, एसटी एलिवेशन, एसटी सेगमेंट का एलिवेशन शो कर रहा है। प्लानिंग में क्या है, assess pain characteristics, location, intensity and duration, monitor vital signs regularly, administer prescribed analgesics as ordered, provide supplemental oxygen, maintain calm quiet environment, educate patient about importance of reporting pain early, monitor ECG changes। ये सब आपकी प्लानिंग हो जाएगी, इसी पे बेस्ड आपके इंटरवेंशन बनेंगे। आप इसे हैव बीन असेस्ड या हैज़ बीन असेस्ड करके भी इंटरवेंशन में लिख सकते हो, अदरवाइज आप प्लानिंग में जिस वर्ड से स्टार्ट करें उसमें भी जस्ट ईडी लगाओ। Assessed pain characteristics, location, intensity and duration. Monitored vital signs regularly. Administered prescribed analgesia as ordered. Provided supplemental oxygen. Maintained a calm quiet environment, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इवेल्युएशन में फिर वही पेशेंट हैज़ रिपोर्टेड डिक्रीज चेस्ट पेन एंड इम्प्रूव्ड कंफर्ट। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में हमारा डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू इम्पेयर्ड मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी एज एविडेंस बाय टैकीकार्डिया एंड हाइपोटेंशन।
सब्जेक्टिव डेटा में क्या है, पेशेंट रिपोर्ट्स वीकनेस एंड डिजीनेस। ऑब्जेक्टिव डेटा में टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, बीपी एलिवेटेड है और कूल क्लैमी स्किन है, ये सब देखने को आपको चेंजेस मिल सकते हैं। फिर उसके बाद आएगा प्लानिंग, मॉनिटर वाइटल साइंस, 15 से 30 मिनट में वाइटल साइंस मॉनिटर करते रहो। और अब जो है एसेस फॉर साइंस ऑफ डिक्रीज परफ्यूजन, स्किन कलर, टेम्परेचर, कैपिलरी रीफिल, ये सब चेक करना है आपको। ईसीजी कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है एरिथमियाज के लिए। और प्रिस्क्राइब्ड कार्डिक मेडिकेशंस जो भी बोली है डॉक्टर ने वो एडमिनिस्टर करनी है। आईवी एक्सेस फॉर इमरजेंसी मेडिकेशंस, आईवी एक्सेस मतलब आपको एक आईवी लाइन एस्टैब्लिश करनी है ताकि इमरजेंसी मेडिकेशंस आप एकदम से दे सको। हाई फॉलोअर्स पोजीशन या सेमी फॉलोअर पोजीशन देनी है पेशेंट को ताकि ईजिली पेशेंट ब्रीथ कर सके। सप्लीमेंटल O2 देनी है अगर नीडेड है तो, ठीक है। इसी पे बेस्ड इंटरवेंशन बनेगा और लास्ट में इसी पे बेस्ड इवैल्यूएशन बनेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, रिस्क फॉर डिक्रीज्ड टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज एज एविडेंस्ड बाय एलिवेटेड ट्रोपोनिन एंड ईसीजी चेंजेस। अब इसमें सब्जेक्टिव डेटा क्या होगा, पेशेंट रिपोर्ट्स चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड एंजाइटी। ऑब्जेक्टिव डेटा में आप वही पेल स्वेटी है पेशेंट और हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा हुआ है, एलिवेटेड ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन लेवल्स आप लैब इन्वेस्टिगेशन से चेक कर सकते हो। ईसीजी शो कर रहा है कि एसटी एलिवेटेड है। इसके बाद प्लानिंग में आ जाते हैं। प्लानिंग में क्या है, मॉनिटर वाइटल साइंस एवरी 15 to 30 मिनट्स, assess chest pain characteristics regularly, observe for signs of decreased peripheral perfusion। decreased peripheral perfusion मतलब limbs की तरफ जो perfusion हो रहा है वो decrease तो नहीं हुआ है। monitor ECG continuously, administer prescribed medication promptly, provide supplemental oxygen as ordered and maintain IV access for emergency medications। ये आपकी प्लानिंग हो जाएगी, इसी पे बेस्ड आपका बनेगा इंटरवेंशन। इसके बाद लास्ट में आ जाते हैं, पेशेंट हैज़ मेंटेन्ड स्टेबल वाइटल साइंस एंड रिपोर्टेड इम्प्रूव्ड कंफर्ट। अब हम देखते हैं हेल्थ एजुकेशन। अब हेल्थ एजुकेशन में क्या है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग ऑल प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन। सारे मेडिकेशन पेशेंट को बोलना है कि जो भी आपको दिया गया है वो रेगुलरली आप लें। हार्ट हेल्दी डाइट को लें आप, लो सैचुरेटेड फैट खाएं, ठीक है, और सॉल्ट भी आप कम करें, ठीक। रेगुलर फॉलोअप के लिए आप इनकरेज करें पेशेंट को। और वार्निंग साइंस जैसे चेस्ट पेन वगैरह हो रहा है तो आप तुरंत जो है हॉस्पिटल सेटिंग या फिर क्लिनिक में जहाँ पे भी आप दिखा रहे हैं डॉक्टर को, तुरंत जाएं। और स्मोकिंग को आपको क्विट करना है, ठीक है, क्योंकि स्मोकिंग में क्या है ना कि स्मोकिंग फ्री रेडिकल्स बॉडी में रिलीज़ करता है जो कि अल्टीमेटली जाके वेसल्स की वॉल को इरिटेट करते हैं, रप्चर करते हैं, तो उससे भी फिर प्लेक फॉर्मेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी को बोलना है कि आप थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी भी करें ताकि जो आपका LDL लेवल से वो कम हो और HDL आपका बढ़े, ठीक है। गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़े, लो कोलेस्ट्रॉल और मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन दैट इज़ बैड कोलेस्ट्रॉल वो कम हो। यही सब आपको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करानी है टू द पेशेंट। बाकी आप पॉज करके देख सकते हो। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल अ नर्सिंग केयर प्लान फॉर MI पेशेंट। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाकी फॉर मोर सच वीडियोज़ स्टे ट्यून्ड।